ओके जी, गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ, बताइए। तो कहाँ से शुरू किया जाए? सर पहले दिन 2021 हुआ था। ओके, तो उसमें और बाकी है। सर एक बाकी है, नाइन्थ का पार्ट बी का। ओके, समझ में ठीक नहीं। ठीक। नाइन्थ का सर पार्ट बी का नहीं। पार्ट बी का नाइन्थ। ये वाला, ओके। तो एक्चुअली इन्हें हम्म सॉल्यूशन में देखा, हम्म बट वो जो तीसरा लाइन है उसी में समझ में नहीं आया है, वो हार्मोनिक वाला जो। तीसरा लाइन समझ नहीं आया। ओके। उसको बाद में देखेंगे, पहले हाँ। देखिए। तो इसको अगर समझें, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ समेसन 1/di+1 i from 1 to n। मतलब ये हो गया 1/d1+1 +1/d2+1 एंड सो ऑन अप टू 1/dn+1। एंड तो उसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है। तो वेयर डी आईज आर कॉन्स्टेंट टू बी नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो डी आई जो है नॉन नेगेटिव है, एंड समेसन ऑफ डी आई इज एन। ओके, तो आपको क्या करना है, इस क्वांटिटी को स्मॉलेस्ट वैल्यू तो मुझे मिनिमाइज करना है। तो सम मिनिमम, जैसे मान लो अभी उसको मैं कुछ नया नाम। सर हाँ सर इसको कोई लैग्रेंज मल्टीप्लाई से कर सकता है क्या? एक्स हाँ, एक कांस्टेंट है और मैं मिनिमाइज करना चाहता हूँ। यस यू कैन ट्राई, उससे भी हो सकता है। तो उससे भी हो सकता है। तो इनिशियली यू कैन डू वन थिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, यू मे फिक्स स्मॉल एन। अब स्मॉल एक्स को इनिशियली यू कैन अज्यूम 2 फॉर एग्जांपल। तो आप स्मॉल एन को 2 रख दो, एंड देखो उससे क्या आंसर आता है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, लाइक लगान मल्टीप्लायर यू कैन अप्लाई, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? लगान मल्टीप्लायर लगाओगे तो मतलब कितने वेरिएबल रहते हैं, तो वेरिएबल बहुत सारे हैं ना। d1 d2 ऐसे, तो dn है, एक लैम्डा भी आ जाएगा। तो यहाँ से समेसन 1/di+1 i from 1 to n प्लस लैम्डा टाइम समेसन ऑफ di-n, ये है ना। तो यू कैन अप्लाई लाग्रांज मल्टीप्लायर, इसको d1 का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जीरो पुट करो, d2 का जीरो, मतलब सब जीरो करके फिर यू कैन ट्राई टू फाइंड अ क्रिटिकल पॉइंट, बट दैट मे बी लेंदी, है ना। तो आपको थोड़ा दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा कि मुझे मिनिमाइज करना है, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, है ना। हम्म हम्म सोचो। तो ऑप्टिमल कंडीशन क्या आएगी, आपको यही सोचना है कि व्हाट इज द ऑप्टिमल कंडीशन। ऑप्टिमल मतलब जहां मैक्सिमम मिनिमा हो जाए। तो अगर आपसे यहीं से पूछूं, या सिंपली कांस्टेंट तो ओके है, ऐसे समझ आ रहा है कि देर आर एन नंबर्स एंड सम इज कैपिटल एन, है ना।
सो दे आर रेस्ट्रिक्टेड एक्चुअली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ईच डी आई विल बी 0 to n, है ना, ये तो रहेगा मैक्सिमम, अगर 0 हुआ तो ऐसा। व्हाट इफ ऑल आर इक्वल, अगर ये सोचे कि ऑल डी आईज आर इक्वल, एक्चुअली ऑप्टिमल कंडीशन जो आती है ना जनरली, अगर मैं आपको बताऊं कि मतलब मैक्सिमा या मिनिमा पता है कब मिलेगी, व्हेन ऑल डी आईज आर इक्वल, तो उस केस में ये मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकती है। हम्म, इनका अप्रोच अलग है ना, इनका अप्रोच भी देख सकते हो आप। तो सर इस सॉल्यूशन में हम्म, इन लोगों ने यही किया है, डी आई का कैपिटल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन, बस इसके बाद में मेरे को समझ में नहीं है वो हार्मोनिक मीन वाला जो किया मतलब है। मेनली जो ऑप्टिमल कंडीशन आती है इस तरह की सिचुएशंस में जहाँ पे ऑल डी आईज इक्वल कर दोगे, या तो मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमम मिलेगी। ऐसे बहुत सारे केसेस है ना जहाँ पे उस केस में मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। सो इफ यू कंसीडर ऑल इक्वल तो इट विल बी मिनिमम, जैसे ये कहना चाह रहा है। तो आपने यहाँ तक समझ आ गया है ना। तो अगर ऑल डी आईज इक्वल ले लिए, चूंकि सम इज एन, इसका सम तो एन है ना, एंड यू आर कंसिडरिंग ऑल इक्वल, तो ऐसा हो जाएगा एन टाइम डी वन इज इक्वल टू एन। तो ईच डी आई जो है ना, या डी वन फॉर एग्जाम्पल एन अपॉन एन हो गया। तो अगर यहाँ आप पुट करते उस वाले में, अच्छा तो इन्होंने कुछ और पुट किया है, कैसे किया है, अगर यहाँ आप देखो समेसन 1 अपॉन डी आई प्लस वन, आई फ्रॉम 1 to n, वैसे तो ये होना चाहिए। इसको ऐड करो, आई फ्रॉम 1 to n कितनी बार ऐड होगा, सिंप्लीफाई करो इसको। तो इसमें आई तो गायब हो गया ना, तो ये n टाइम 1/n/n+1, ऐसा n टाइम क्यों हुआ, ड्यू टू समेसन। तो बताओ n इंटू एन अपॉन एन प्लस एन, तो ये तो आ गया n² अपॉन n+n। आंसर तो इसका भी यही है। यहाँ मिस्टेक है एक्चुअली, यहाँ 1 होगा, दे हैव रिटन रॉन्ग। बताइए। सर ये कैसे पता चलेगा कि इक्वल होने पे ऑप्टिमाइज कंडीशन आएगी? हाँ, ये ऐसे बहुत सारे सिचुएशन, अच्छा कैसे पता चला, तो उसके लिए आप जस्टिफाई कर सकते हो, मतलब वही जैसे ये है ना, एक काम करो इसमें आप क्या करो, जैसे इसको खोलो पहले आप, तो यू जस्ट डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू, क्या कर सकते हैं हम लोग, जी को डिफरेंशिएट करते हैं d1 के रेस्पेक्ट में, इसको 0 पुट करो। फिर ऐसे ही जी को डिफरेंशिएट कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ जी। नहीं, ये तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंसेस कहता है एक्चुअली, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रायंगल, रैंडम ट्रायंगल है, तो आपको बोलेगा कि एरिया को मैक्सिमाइज करो, तो पता चलेगा जो मैक्सिमम मिनिमम है, तो तीनों साइड इक्वल होगी तो एरिया मैक्सिमम हो जाएगी, ऐसा कुछ। तो इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ वैसा होता है। तो मुझे समझ आया कि कोई सम एन है ना, तो रेस्ट्रिक्टेड है, तो अगर यूनिफॉर्म कर दो आप, तो या तो मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमा मिलेगी। यहाँ मिनिमा इसलिए मिल रही क्योंकि डी आई डिनोमिनेटर में है, अगर डी आई न्यूमरेटर में होता तो आपको मैक्सिमा मिलती, ऑल आईज आर इक्वल उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में इसलिए मिनिमा मिल रहा है ना, ये है। तो अब बाकी इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे जो हमने क्लेम किया, तो ये चीज़ें आपको करनी है, डी टू डिफरेंस 0 पुट करना है। तो इन जनरल डी जी अपॉन डी डी एन है ना, तो इसको 0 पुट कीजिए। तो पता है इससे पता क्या चलेगा, ये ऑल विल गिव यू द सेम इक्वेशन, जस्ट डिफरेंस क्या रहेगा, पहला मान लो ये d1 के टर्म में होगा, या d2 के टर्म में होगा, या dn के टर्म में होगा, बट सब इक्वेशन आपको सिमेट्रिक सेम ही दिखेगा। देन उससे प्रूव करो कि ऑल डी आईज विल बी इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा कि ऑल डी आई विल बी इक्वल, डी आई इज इक्वल टू डी जे फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, ऐसा आई और ऑल आई कॉमा जे, ऐसा कर दो ना। ये आ जाएगा इससे, तो इसको 0 पुट कीजिए यहाँ से, और ये तो समेसन एन तो है ही, तो इसको ऐसे भी हटा सकते हो चाहो तो, करके देखिए क्या आता है। सर इसके लिए PYQ इनफ है और क्या कर सकते हैं? पीएमआई के लिए पीवाईक्यू से पहले कम से कम 4-5 टाइम करो, सो दैट आपको ढंग से है ना एटलीस्ट कॉन्फिडेंस रहे, ये है मतलब क्लैरिटी रहे। उसके बाद और क्या कर सकते हो, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम मिल सकता है, क्या मिल सकता है, जैसे मान लो जो टॉपिक
11 12th या JEE का है तो मेंस एडवांस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो आप। IIT JEE है ना उसके क्वेश्चंस, या इवन आप ऑनलाइन थोड़ा काम करना चाहते तो ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे प्रैक्टिस में डालते हैं। इसका PYQs फॉर एग्जांपल आप ChatGPT या जेमिनी या कहीं पे अपलोड कर दो, आप उसको बोलो ऐसे और क्वेश्चन फ्रेम करे तो वहाँ से और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, विद सॉल्यूशन भी दे देगा वो अंडरस्टैंडिंग के लिए। अदरवाइज आप क्या करो, अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो JEE IIT JEE मेंस एडवांस वाले जो इस सिलेबस में है उसके क्वेश्चंस करो, ये है समझ के लिए। बाकी इनके PYQ तो ढंग से पकड़ होने ही चाहिए। सर वो जो DI इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल n है उसके बाद हार्मोनिक मीन लिखा है, इसका मतलब क्या हाँ है? हार्मोनिक में इसलिए लिखा है ना क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रिलेशन पता है? हाउ आर दे रिलेटेड? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हाउ आर दे रिलेटेड? आपको 11 12th का चीज़ें रिवाइज करने की ज़रूरत है, मैंने पहले भी कहा था, ये ना वीक है। आप एक काम करो 9 10th 11 12th एक बार बुक उठाओ, सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। आप ये नहीं जान रहे हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक मीन्स आपका ये पार्ट वीक है। तो ये स्कूल डेज में है, ये 11th क्लास में सीक्वेंस सीरीज एक चैप्टर है। सर जानता हूँ बट अभी मैं भूल गया हूँ। हाँ तो वो एग्जाम में भी यही होगा, एग्जाम में आपको बता के तो आ नहीं रहा क्वेश्चन, कुछ भी पूछे जा सकते हैं, वहाँ भी आपको यही आंसर करना पड़ेगा कि मैं भूल गया, वो चीज़ है। तो उसके लिए आपको क्या होता है जब आप इस लेवल पे हैं, सो दे एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग यू हैव स्टडीड बिफोर, मतलब बचपन से लेके आज तक जो चीज़ें पढ़ा है, सो दे एक्सपेक्ट यू नो दैट, इफ़ यू डोंट नो ये आपकी गलती है वैसा। एनीवे तो इसमें ये है कि जैसे क्या होता है सिंपल, मान लीजिए A1 A2 AN, ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, दे आर इन AP, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/A1 1/A2 1/AN, दे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, तो HP में आ जाएगा, है ना, ये बोल रहा हूँ दे आर इन AP, तो ये रेसिप्रोकल ओके है। अब यहाँ क्या बोला है, हार्मोनिक मीन, हाँ, तो मीन देयरफॉर व्हेन ऑल आर इक्वल सो ईच DI इज दिस डॉट हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है n नंबर्स का? इफ वी आस्क यू व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स, जैसे अर्थमेटिक मीन जानते हैं n नंबर्स का, फॉर एग्जांपल ये AP में है तो यहाँ से पूछता है अर्थमेटिक मीन बताओ, तो ये सिंपल है ना, अर्थमेटिक मीन तो A1 + AN अपॉन वो n आ जाता n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। है। नहीं वो तो फर्स्ट। 1 1 1 ऐड करेंगे तब आएगा, अभी तो हम ऐसे ही इन जनरल बता रहा हूँ, है ना। हाँ हाँ हाँ। और अगर यही फर्स्ट। नंबर अगर HP में होता, मान लो ऐसा होता A1 A2 AN, दे आर इन HP। सर n डिवाइडेड बाई वन बाई n1 प्लस हाँ वन हाँ बाई हाँ, n2 प्लस वन बाई हार्मोनिक में तो ये n। आ जाता है n अपॉन, यहाँ मैंने n लिखा है, समेसन 1/AI I फ्रॉम 1 to n, ऐसा। अब आप उसको ठीक से देखो, तो व्हाट दे हैव टेकन, तो DI बोल रहा है कि है ना ये n अपॉन n, तो मतलब कैपिटल N अपॉन 1 1 1 स्मॉल n तक, तो व्हाट दे वांट टू राइट है ना, हार्मोनिक मीन का मतलब ये, ऐसे तो n नंबर्स मेरे पास HP में है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, सो इट इज़ द हार्मोनिक मीन। इनका सॉल्यूशन में ये कहना क्या चाह रहे थे, यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक था, वहाँ हार्मोनिक मीन का कोई नीड है? जैसे एक और चीज़ आप जानते हो, जैसे इसको दूसरा अप्रोच से करना जब आपने पढ़ा होगा, AM इज मोर देन इक्वल टू GM इज मोर देन इक्वल सर टू, AMGM इनइक्वालिटी है, HM इनइक्वालिटी सर। अगर उससे सोचना चाहो आप, तो दूसरा अप्रोच बता रहा हूँ, है ना। एक तो ये है कि इसके अकॉर्डिंग देखें, तो अभी नंबर्स आप ऐसा अज्यूम करो कि जो नंबर्स हैं वो ये है,
जैसे यहाँ ना अगर ऐसा लिखे, जैसे ये जो है समेसन 1/di+1/n, मान लीजिए ऐसा, i फ्रॉम 1 to n, तो दैट विल बी, मैं सिर्फ एच एम की बात कर रहा हूँ, ए एम लिखा है, जी एम को भी छोड़ दो, तो एच एम क्या होगा इन नंबर्स का, ये जो नंबर है 1/d1+1, 1/d2+1n चल रहा है, 1/dn+1, तो इन सब का हार्मोनिक मीन कितना होगा? ये हाँ एचपी में लिखने का जरूरत नहीं, हार्मोनिक मीन वैसे ही बता सकते हो आप, वो समझाने के लिए था। एनीवे जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से इस, ये मान लो a1 है फॉर एग्जांपल, ये a2 है, ये an है, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा? n एन अपॉन अपॉन समेसन 1 अपॉन, तो डबल हो वो, जाएगा, ये तो ऐसा आ हाँ जाएगा, वो ऐसे आ जाएगा, di+1। ऐसा आ जाएगा। तो मतलब ये 1 बाई एडिथोमेट्रिक मीन हो गया डी का, di+1 का। हम्म, तो दिस क्वांटिटी इज मोर, इसका सम निकालो जरा कितना आएगा, तो n अपॉन ये di, तो इसने कहा है कि इक्वल लेंगे कैपिटल N बाई स्मॉल n, तो ऐड करो, तो कैपिटल N बाई स्मॉल n को ऐड करोगे n टाइम कैपिटल N बाई n+1 ना, मतलब समेसन, ये कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ n अपॉन, ये कितना आ जाएगा, ऐड करो n+n, यही ना, ऐसा आ रहा है, तो इतने अर्थ उसको लिख रहा है वैसा, देखो तो ये आ गया ना, ये आ गया, तो ये अप्रोच है इनका, ये हार्मोनिक मीन मैंने निकाला है, दिस इज हार्मोनिक मीन, तो ये जीएम को अभी यूज नहीं कर रहा, तो यू मे इग्नोर दिस। सो हमने अभी लिखा ए एम मोर देन इक्वल टू एच एम, तो दूसरा अप्रोच है, ये एक अप्रोच तो है ना यहाँ पे, मतलब ये जैसे कहना चाह रहा है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, तो इफ़ यू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से जब आप समेसन करेंगे तो 1/di+1 इज मोर देन इक्वल टू n² अपॉन n+n, तो ये बस ये जस्टिफाई करना चाह रहा है कि दिस विल बी स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ये तो आंसर आया उस तरीके से भी, क्यों, ये हार्मोनिक मीन है, तो ऐसा मे यू थिंक दिस इज वन ऑफ द वे, हमने इन नंबर्स को a1 a2 a3 है ना, 1/d1+1 को a1 माना, 1/d2+1 को a2 माना, एंड सो ऑन, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका आ गया, तो ये दिस इज आंसर, वैसे भी यही आया था, ठीक है देखो, तो इस तरह से कुछ है, सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, बट somehow you have to find the approach। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट बताइए। हाँ सर, इसके बाद 2022। अच्छा 22 का, ओके, तो पार्ट ए का 10 है। अच्छा, सर इसमें ना 1 2 और 4 का ग्राफ मेरे को समझ में आया, 3 वाला नहीं समझ। अच्छा, तो व्हाट आर दे आस्किंग कि, है ना,
तो देखिए ये सब ऑप्शंस हैं आपके पास। तो व्हाट दे आर आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन विजिबल है आप लोगों को? तो which of the following plots correspond to a function whose derivative is continuous? तो कौन सा फंक्शन है, प्लॉट है, corresponds to a which of the following plot corresponds to a function whose derivative is continuous? जिसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हो। तो डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप ऑफ टैंजेंट, यही ना? डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो आपको किसमें डाउट है? सर 3 का माने ये वाला तो ग्राफ आगे समझ में आना चाहिए, देन डेरिवेटिव चेक करेंगे, बट 3 का ग्राफ ही समझ में नहीं आया। 3 में जो है, क्या आपको लगता है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? इज इट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन? जो थर्ड नहीं पार्ट है, डू यू थिंक इट इज डिफरेंशिएबल? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना आता है? एक्चुअली आपका स्कूल डेज वाला पार्ट ना वीक है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा एक बार 9, 10, 11, 12 पार्ट कर लो। क्या आप ग्राफ देख के बता सकते हो इनमें कौन कौन सा फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है? इन 4 में से विच फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल? मतलब डेरिवेटिव किसकी किसकी एग्जिस्ट करेगी, उसके बाद हम बात करेंगे डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। सर 2 और 4 का। जैसे ना जहां पे इस तरह का शार्प टर्न आता है ना, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है 2 and 4, यस, ठीक है ना? तो 1, 3 आर नॉट डिफरेंशिएबल। तो जब 1, 3 डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा? इज इट डिफरेंशिएबल? सर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं है ना? तो 1 and 3 आर नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्यों? कहीं भी शार्प टर्न आ गया। डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब है? यू कैन ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे? सो 1 and 3 आर नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, अच्छा फंक्शन क्या है ये लिखे बताऊं क्या है? CDF आपने देखा होगा, इस तरह का होता था। तो दे आर नॉट डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल है, और कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर लो। ये तो x² है, ये x³ है। हाँ सर, हाँ वो वाला सर। तो मेनली ये डिफरेंशिएबल फंक्शन ही नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका। इस तरह का फंक्शन, जैसे इस तीसरे तरह का फंक्शन कैसा होगा, जैसे समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल x व्हेन x बिटवीन 0 to 1, ठीक, 1 व्हेन x बिटवीन 1 to 2, फिर आ जाएगा x व्हेन x बिटवीन 2 to इन्फिनिटी। मान लो ये है ग्राफ। अब बताओ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या? चेक करके बताना। इज इट डिफरेंशिएबल फंक्शन? तो ये होगा नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 and 2, इन दोनों पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसा देखिए, अब बताइए। कन्फ्यूजन क्लियर हुआ आपका, जो कन्फ्यूजन था? हाँ हाँ सर, हाँ। हम्म, नेक्स्ट बताइए। सर 11th का भी वो ग्राफ वाला। हम्म, 11th। अच्छा, तो जो 11th है ये वाला, ओके। तो which of the following plot correspond to बाइजेक्टिव फंक्शन? तो बाइजेक्टिव मतलब समझ आता है? बाइजेक्टिव का हाँ डेफिनेशन पता सर, है आपको? बाइजेक्टिक मतलब 1 1 और 1 2 होना चाहिए। ओके, तो 1 1 का क्या मतलब है? 1 1 माने डेफिनेशन क्या है मैथमेटिकल? f of x1 इक्वल्स टू f of x2। डोमेन का हर एक एलिमेंट के लिए कोडोमेन का या तो ऐसा लिखो, एलिमेंट। 1 1 का मतलब इफ एंड ओनली इफ दिस हैपेंस, या दूसरा तरीका है, ठीक है, तो कहने का मतलब डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y होगा।
तो फॉर डिफरेंट एक्स यू विल हैव डिफरेंट वाई। जैसे यहाँ देख लो, यहाँ एक एक्स की वैल्यू लोगे तो 2 वाई है, करस्पॉन्डिंग टू 1 एक्स देयर आर 2 वाई, तो ये 1 1 तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं है, दिस इज नॉट 1 1। देन 3 भी तो नहीं हो सकता है, हाँ 3 भी नहीं हो सकता आई थिंक। 3 में कैसे कहेंगे, 1 1 का कैसे चेक करेंगे, फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाए। तो ये फंक्शन जो है 0 से 1 में है, ये फंक्शन एक्चुअली इन्होंने डिफाइन किया है 0 1 2 0 1, ऐसे डिफाइन किया ना। थर्ड 1 1 है या नहीं है, 1 1 के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ईच वर्टिकल लाइन विल कट दिस ग्राफ एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, तो 1 1 तो है ये। डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाई मिलेगा, ये कहता है फॉर डिफरेंट एक्स यू विल हैव डिफरेंट वाई, देन फंक्शन इज 1 1, सिंपल। तो ये 1 1 है, ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है। तो अब ऑन टू पे आते हैं, ऑन टू समझ आता है आपको। हाँ सर, ऑन टू मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में प्री इमेज अच्छा होना एक मिनट, चाहिए। सॉरी थर्ड में ना, तो यहाँ देखो एक्स जैसे हमें कहना है एक एक्स के लिए कितने वाई मिलेगा, तो ये ऑन टू नहीं होगा तीसरा वाला, ठीक है। ऑन टू क्यों नहीं होगा, ऑन टू क्या होता है, तो सर अच्छा एक मिनट, कोडोमेन का नहीं रेंज तो ठीक है 0 1 0 1। तीसरा फंक्शन है, पहली बात तीसरा फंक्शन है क्या, ओ इट इज नॉट अ फंक्शन, थर्ड फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन का डेफिनेशन पता है आपको क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, इट सेज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज एन इमेज एंड ईच एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज, ऐसा है ना। हाँ सर, हाँ ये वाला तो समझ फंक्शन। तो ईच एलिमेंट हैज ओनली वन, तो बताओ डोमेन में ऐसा कौन सा एलिमेंट जिसके पास 2 इमेज है, एक मिनट, यहाँ फंक्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ओहो उल्टा लिख दिया। तो यहाँ क्या है, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम y है, यहाँ थोड़ा लिखने में मुझसे गलती हो रहा है, ठीक है, एक मिनट। तो दिस इज नॉट 1 1, दिस इज नॉट 1 1, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहते हैं, सॉरी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये 1 1 नहीं है, एंड दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है, 1 1 तो बाद में होगा, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। मैं करेक्ट कर देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, if vertical line cross graph at 2 point means it is not a function, ठीक है। you draw horizontal line, if it cuts graph at 2 points means it is not 1 1। तो जो मैं कह रहा था ना कि x की 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं, यहाँ पे 3 मिल गया मुझे, x1 x2 x3, there are 3 different values that will give same value of y, fx1 is equal to fx2 is equal to fx3, बट x1 x2 x3 आर डिस्टिंक्ट। तो 1 1 टेस्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल टेस्ट बोलते हैं, यू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इफ इट कट्स एट मोर देन 1 पॉइंट मीन इट इज नॉट 1 1, यू ड्रॉ वर्टिकल लाइन, इफ इट कट्स मोर देन 1 पॉइंट देन इट इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन कहता है कि एवरी एक्स विल हैव अ यूनिक इमेज, या देखो एक एक्स के पास 2 इमेज है, सिंगल एक्स हैज 2 इमेज, ये ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे ये 1 कोई ले लो 1/3 है, इसके पास 2 इमेजेस होंगे, सो इट कैन नॉट बी अ फंक्शन, ठीक है। तो 1 एक्स हैज 2 इमेजेस, सो इट कैन नॉट बी अ फंक्शन। तो फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, एवरी एलिमेंट इन द डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन, यहाँ यूनिक तो नहीं है, 1 हैज 2 इमेजेस, तो इट इज नॉट फंक्शन। और यहाँ क्या सिचुएशन है, यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लो इस तरह का नंबर ले लिया y पे मैंने, है ना, तो जैसे y पे यहाँ कोई नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल मान लो है ना 1/10 ले लो, सो देयर विल बी 3 पॉइंट्स हेयर दैट विल मैप टू 1/10, ये समझाना चाह रहा हूँ। मान लो जैसे ये x1 है फॉर एग्जाम्पल, ये x2 x3, तो x1 x2 x3 ऑल 3 विल मैप टू 1/10, तो 1 1 तो नहीं हुआ, 1 1 हाँ कहता है सर, डिफरेंट x मस्ट हैव डिफरेंट इमेजेस, हाँ बट वो यहाँ जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना, वो भी तो नहीं है वन, वो कौन सा, ए वाला जो 3 तो पॉइंट काट कर रहा है, y हाँ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वो दोनों पॉइंट काट कर रहा है, वो भी 1 1 नहीं है। चेक करते रुको, अब लाइक कहाँ पे है, देखो, ध्यान देना था। तो ये तो ओके है, ये तो y बराबर x जैसा हो गया, तो दिस इज ओके। ये हाँ क्या है, लेकिन ये तो 0 से 1 में बात कर रहा है ना, तो 1 1 नहीं लगता है, क्यों नहीं है बताइए, यू टेल मी 2 वैल्यूज ऑफ x दैट विल गिव यू सेम y, ये डोमेन पॉजिटिव है, x स्क्वायर या -x स्क्वायर 1 1 कब नहीं होगा,
व्हेन नेगेटिव डोमेन्स आर अलाउड, यहाँ नेगेटिव तो अलाउड ही नहीं है, डोमेन क्या है यहाँ पे 0 to 1 0 से 1 में 1 1 है, तुम हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी ड्रॉ कर लो, ईच हॉरिजॉन्टल लाइन विल कट दिस ग्राफ एट ओनली 1 पॉइंट, so means it is a function, it is a 1 1 function actually. You draw any vertical line, it will cross graph exactly at 1 point, so it is a function and it is a 1 1 function. तो ये 1 1 on 2 दोनों है, 0 से 1 पूरा मैप हो रहा है, तो 1 and 4 आर द फाइनल आंसर, ठीक है, तो 1 4 फाइनल आंसर होगा। मतलब ये सब क्वेश्चंस आई एम करेक्ट लेंगे, ये सब क्लास 11 12th में है, so you have to work on this, अदरवाइज एग्जाम में भी आपसे नहीं होगा इस तरह क्वेश्चंस। तो फॉर दैट अभी वो पूछ रहा था ना किरत के क्या कर सकते हैं, तो आप 11 12th की किताबें पढ़ो, क्वेश्चंस करो, IIT JEE मेंस एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, तो उसमें इस तरह खूब क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। आप ग्रेजुएशन तो कर लिए बट आपको 11 12th की चीज़ें ठीक से नहीं आ रही हैं, सो वर्क ऑन दैट। ठीक नहीं करोगे एग्जाम में भी नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर सिलेक्शन में थोड़े चांसेस कम होंगे, जो बच्चा आपसे बेटर करेगा मे गेट चांस, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ये है 11 12th वाला पार्ट ठीक करो, 9 10th 11 12th वाला। नेक्स्ट क्या है आपका? सर पार्ट बी का 12। ये क्लियर है ना? ये ठीक है, हाँ सर। तो चलिए। सर एक बात पता है सर, मैंने क्लास 9 का एनसीईआरटी 11 12 का एनसीईआरटी डाउनलोड किया हूँ, 9 का शेष हो गया, 12 का मैं कर रहा हूँ, बट 10 का सर गूगल से नहीं डाउनलोड कर पाया हूँ। आपने ग्रुप में सेंड होगा होगा, क्यों नहीं डाउनलोड होगा, जस्ट गूगल करो। अरे क्या ही वो तो आप क्या सर्च करो ना, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 का किया हो, बट 10 का ऐसा लिखो, देखो आ जाएगा। देखिए यहाँ से आ रहा है, ये भी मिल जाएगा, यहाँ 1 से 12 तक एक साथ सारा है। क्यों नहीं मिल रहा है बताइए? इसको मैं अभी क्लिक करूंगा, ये एनसीईआरटी की ओरिजिनल वेबसाइट है ncrt.nic.in। अब सेलेक्ट करो कौन सा क्लास का चाहिए, 10th क्लास चाहिए, क्या सब्जेक्ट चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, कौन सा चाहिए, हिंदी में चाहिए इंग्लिश में चाहिए, गो। देखो आ गया है किताब। अब कौन सा चैप्टर चाहिए, यहाँ मैं ओपन पे क्लिक करूंगा, ओपन हो जाएगा। कौन सा चैप्टर चाहिए आपको, है ना, डाउनलोड कंप्लीट बुक। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा पूरी बुक डाउनलोड हो जाएगी। देखो डाउनलोड हो गई, ठीक से ट्राई करो ना। देखो ये खुल भी गई, ये खुल जाएगी अभी। अच्छा ये पूरा एक साथ आ गया, ये जिप फाइल आ गया एक्चुअली। तो जो पूरी बुक का ना चैप्टर वाइज है, ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे करके होगा, ये है।
देन ठीक है, शायद मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम थी, वो फाइल नहीं खुल रहा था, तो खुल इसीलिए। जाएगा, दूसरा डाउनलोड कर लो, इतने सारे ओ, वेबसाइट रहते हैं। ओके सर मैंने हाँ, तीनों किया हूँ, बट इसी बार नहीं हो रहा। डाउनलोड वाले इतने सारे वेबसाइट है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसे एक ही थोड़ी है। दूसरा डाउनलोड कर लो, कोचिंग वाले भी देते हैं, थोड़ा सा वो तुम्हें रजिस्टर करना पड़ता है, जैसे ये ई सरल वाले हैं, तो इनके यहाँ से डाउनलोड हो सकता है, यहाँ से भी डाउनलोड हो सकता है, यहाँ देखो इतने सारे हैं ठीक यहाँ है पे। सर, ठीक। तो देर ठीक आर है मेनी सर। डिफरेंट वेबसाइट्स ना, किसी और से डाउनलोड कर लो। हाँ सर। बट सिर्फ डाउनलोड करने से नहीं होगा, एक डाउनलोड करो कंप्लीट करो, फिर दूसरा डाउनलोड करो कंप्लीट करो, तीसरा डाउनलोड करो, डाउनलोड करके हाँ इकट्ठा करने से कोई हाँ फायदा नहीं है। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्या था? पार्ट बी का 19। सर 19 में 12 पार्ट बी का 12। मैं सोल्यूशन वाला पार्ट कर रहा था ना हम लोग, 22 का। कहाँ पहुँच गए? तो पार्ट बी का 19 ये वाला, ओके। हम्म। सर ना ना, ये वाला नहीं, पार्ट बी का 12 सर, 12। अच्छा 12, ओके। तो ये वाला, ओके, ये वाला, तो ये बस लग रहा उसका है। तो ये पार्ट ए है, पार्ट ए ओके है। अब कराऊँ, टू गार्ड अगेंस्ट लॉगिन अटेम्प्ट्स बाय बोट्स, अल्फाबेट है ना, जो है अल्फाबेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर अल्फाबेट बैंक ऑफ इंडिया यूजेज अ कैप्चा चैलेंज। ठीक है, अल्फाबेट बैंक ऑफ इंडिया, अल्फाबेट बैंक ऑफ इंडिया uses a captcha challenge on their net banking login page. The captcha test is sequence of 5 letters from English alphabet. अच्छा, तो an early version of captcha taxi considered, sorry, an early version of captcha text है ना, considered of a sequence of 5 distinct letters. Sequence of 5 distinct letters picked uniformly at random from the lowercase English alphabet A to Z. Okay. There are 2 examples of such captcha text are, जैसे मान लो QFHDK या SMGFT. ओके, मतलब 5 आपने लेटर चूज कर लिए 26 में से। अब an example of such captcha text which has its first 2 letter in increasing alphabetical order. अच्छा, an example of such captcha text which has its first 2 letter in increasing alphabetical order. अच्छा, ये मतलब इंग्लिश इंक्रीजिंग समझ आ रहा ना, कि पहले वो आएगा उसके बाद ए के बाद बी आएगा, बी ए से स्टार्ट नहीं होगा, लाइक दिस। हाँ सर, वो वाला समझ में आया। हाँ, Thank you। फर्स्ट 2 लेटर जो है वो जो है इंक्रीजिंग अल्फाबेट होगा, जैसे हाँ, वी एक्स है तो वी के बी बाद एक्स, एक्स हाँ। आता है ना, हाँ सर, हाँ एक्स सर। भी नहीं हो सकता, ये है। तो आपको क्या पूछ रहा है ये? टाइम है? अच्छा, टाइम निकले, कोई नहीं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सच कैप्चा टेक्स्ट आर। ठीक है, जब तक करते हैं, जब तक बाकी कोई नहीं आता है तो। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कैप्चा टेक्स्ट जनरेटेड इन दिस वे हैज द फर्स्ट 2 लेटर्स इन इंक्रीजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड व्हाई? तो आपको क्या समझ आया? तो हमें बाकी से तो मतलब ही नहीं है ना, बाकी कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क पड़ेगा? जैसे मुझे अगर 5 लेटर चुनना है,
तो मुझे पहले ये तो कुछ भी आ जाए, इट्स ओके, एनीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बस ये देखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो भाई दो ही पॉसिबिलिटी, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, अच्छा वेरिएबल एक्स वाई अलग है, अल्फ़ाबेट नहीं कह रहा हूँ, कोई भी लेटर 1 लेटर 2 ये लीजिए, मान लीजिए। तो क्या हो सकता है, या तो लेटर 1 पहले आएगा लेटर 2 से, या फिर लेटर 2 पहले आएगा लेटर 1 से, यही पॉसिबिलिटी है ना। हमें तो हाँ सर। इस 3 के हाँ बारे में सर। तो सोचना ही नहीं है। सो आइदर यहाँ दो ही पॉसिबिलिटी है, तो लेटर 1 विल बी बिफोर लेटर 2 और लेटर 2 विल बी बिफोर लेटर 1। तो आपको कौन सा वाला चाहिए, इस क्वेश्चन में कौन सा वाला चाहिए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर 1 इज लेस देन लेटर 2, देयर आर 1 आउट ऑफ 2 चॉइस, सिंपल है। इनके तरीके से भी जा सकते हो, जरूरत नहीं है। मतलब या तो इन पहला दो लेटर इंक्रीजिंग में होगा या डिक्रीजिंग में होगा। तो ये इंक्रीजिंग हो गया, अगर उल्टा होता तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये हो गया इंक्रीजिंग और ये हो गया डिक्रीजिंग। फर्स्ट टू लेटर वी आर टॉकिंग अबाउट, क्या दिक्कत है। बस इनका सोल्यूशन जरूर है, इनके सोल्यूशन सही से आधा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी समझ बढ़ाओ, उसके अकॉर्डिंग देखो। इसमें डाउट है अभी पूछना तो पूछो, फिर अगला मैं बताता हूँ। तो सही है। हम्म। जब मैं लिंक भेज देता हूँ, कोई आएगा तो। तो दूसरा पार्ट भी कराना है, देखो इसमें कुछ है नहीं, जरूरी नहीं इनके सर अप्रोच से हाँ सर। एक सर क्वेश्चन बहुत सारे अप्रोच से हो सकता है ना। दूसरा पार्ट भी सेम ही है हाँ बस, तो क्या सर, दिक्कत, आपने बता दिया। क्योंकि सर ये बाकी एक्चुअली, देखने की नीड ही नहीं है एक्चुअली। हाँ हाँ सर, हाँ सर, एक्चुअली में सीएमआई का जो सॉल्यूशन है, तो मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ कुछ समझ में आता है, बट सर मेरे को नया थिंकिंग, मैंने कुछ नया क्वेश्चन आएगा तो मैं तब नहीं ऐसे आपके तरह सोच नहीं पाता हूँ, तो नहीं, क्या तो करूँ। वो प्रैक्टिस से आएगा ना। जैसे मैं कहता हूँ, वन क्वेश्चन जैसे हो सकता है आप किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मैं किसी और तरीके, जो सीएमआई फैकल्टी है वो किसी और तरीके से कर सकते हैं। तो इट इज नॉट लाइक कि हम सब एक तरीके से ही सोचेंगे, बट ये है कि वट एवर यू थिंक, अगर वो करेक्ट है तो आंसर करेक्ट आएगा, ये है। सो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देख रहे हो, पहले खुद से ट्राई करना है, अपना लॉजिक डेवलप करना है, मिस्टेक करने हैं, देन वो मिस्टेक करेक्ट होगा बाद में। सो दैट इज द प्रोसेस, यू ट्राई, यू डू मिस्टेक, देन यू लर्न एंड करेक्ट मिस्टेक, यही प्रोसेस सीखने का। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। जैसे हमने कहा ना कि आप पूरे पेपर को 10 बार सॉल्व कर लो, खुद से करो बिना सॉल्यूशन देखे, तो एटलीस्ट एंड तक आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। ये है कि एक फ्लो में आप चलने लगोगे, ओके तो यहाँ इस तरह सोचना है, देन बाहर के भी क्वेश्चन आएंगे तो दिमाग में एक फ्रेम डेवलप हो जाएगा, वही चीज़ है। हाँ तो द सर। आंसर इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इतना करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, गलतियां होंगी, सीखेंगे, इंप्रूव करेंगे, एंड दैट्स ऑल वर्क। तो ये उससे ही हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए। हाँ सर नेक्स्ट पार्ट बी का 20, वो जो जियोमेट्री का प्रॉब्लम था आई थिंक। देखते हैं, चलिए। तो मुझे खत्म हो गया पार्ट बी का 20, ये लास्ट। तो ये कह रहा है कि हम्म, ये है ना। फिजिक्स फिजिक्स का प्रॉब्लम दे दिया है। हाँ ट्राई करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है ना, तो फिजिक्स नहीं है, उसका है ये ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री था ना वहाँ पे स्कूल डेज में, हाँ ये सर, शायद ही क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में। का है। 10 में था। पढ़ते हैं, अभी पढ़ा नहीं हूँ, फिगर देख के ऐसा लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का है। तो देखिए, तो ये कह रहा है कि
An object X is viewed from a camera placed at point C1. देखो तो C1 कहाँ है, कैमरा यहाँ पे है, ये C1 पॉइंट है, एंड द कैमरा इज देन मूव्ड टू पॉइंट C2. उसके बाद कैमरा को यहाँ से मूव करा के C2 पे शिफ्ट किया गया. X is again viewed from this new position. ओके तो यहाँ से कैमरा था, यहाँ देखा, यहाँ से देखा, यहाँ गया. ओके तो सपोज H is the plane containing the point C1 C2. H एक प्लेन है जो कंटेन कर रहा है पॉइंट C1 C2 को. तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल है ना. हाइट एंड डिस्टेंस एक टॉपिक होता था ना ट्रिग्नोमेट्री में, उस पे. तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. Suppose H is a plane containing this. Okay, H dash with a plane parallel to H lying between the object X and the camera position. अब ये H dash एक प्लेन है ना. तो ये पेन से उन्होंने बनाए हैं, आईपैड से फिगर बनाए हैं, खुद से बनाए हैं, क्वेश्चन खुद फ्रेम किया है. तो अगर लेट x1 x2 बी द पॉइंट, कहाँ गए पहले, तो H dash एक प्लेन है ना, पैरेलल टू H लाइंग बिटवीन ऑब्जेक्ट X एंड द कैमरा पोजीशन. ठीक है, एक मिनट. तो अब कह रहा है कि लेट F डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन H एंड H डैश. तो F इसके बीच का डिस्टेंस है, ये F है. एंड x1 x2 बी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. जो x1 x2 है be the points of intersection of H dash with the line segments joining X. तो x1 x2 क्या है, पॉइंट्स हैं. x1 x2 यहाँ पे है ना, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ H dash with the line segment joining X with C1 C2. ठीक है, C1 से X, C2 से X, तो H dash को x1 x2 पे कट कर रहा है. ये x1 है, ये x2 है. ठीक है, अब कैपिटल पॉइंट है. ठीक है, स्मॉल x1 विद द डिस्टेंस बिटवीन द रेफरेंस एक्सिस L1 एंड x1. तो यहाँ से ये आ गया है ना, ये L1 एक्सिस है, ये स्मॉल x1 है. फिर यहाँ पे रेफरेंस मतलब पैरेलल ड्रॉ किया, स्मॉल x2 है. स्मॉल x2 विद द डिस्टेंस बिटवीन द रेफरेंस एक्सिस L2. ठीक है, एंड x2. ओके तो ये रेफरेंस एक्सिस है. ओके तो ये रेफरेंस एक्सिस L1 L2. तो एक्सेस L1 एंड L2 है ना, तो ये L1 है, ये L2 है. ठीक है, तो रेफरेंस एक्सिस L1 L2 जो है आर बोथ परपेंडिकुलर टू कैमरा प्लेन H, है ना. तो जो एक्सेस L1 L2 है, L1 L2 दोनों जो है, हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर टू द कैमरा प्लेन H. ओके, द डिफरेंस x1 और x2 इज कॉल्ड द डिस्पेरिटी इन व्यूज. ओके, ये तो ये x1 और इसमें से x2 घटाया, इसका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो डिस्पेरिटी है. फाइंड द फॉर्मूला फॉर डेप्थ z, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कैमरा प्लेन जो कि H था इन टर्म्स ऑफ F. Distance object from the camera plane in terms of F. The distance B between cameras. अच्छा, ये B निकालने हैं एक्चुअली, ये निकालना है आपको कितना डिस्टेंस है. ओके, एंड देन तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करो ना. अब ये भी आपके स्कूल में है ना. ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्लास 9th में है, एंड उसी में एक चैप्टर आता है एप्लीकेशन में है. हाँ, क्लास 10th में ना. तो ये उसी में आता है, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक आता है, या एप्लीकेशन ऑफ, तो उसका क्वेश्चन है ये. तो उसे ट्राई करके देखो. तो आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कैमरा प्लेन इन टर्म्स ऑफ F. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो ऑब्जेक्ट आई थिंक C1 C2 है.
नहीं C1 C2 क्या था, कैमरा था, ना कैमरा सर, था। हाँ सर, हाँ एक्स ऑब्जेक्ट हाँ है। x है, तो x का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम कैमरा प्लेन इन टर्म्स ऑफ f, कैमरा प्लेन से। तो मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये डिस्टेंस f के टर्म में निकालना है आपको, इन टर्म्स ऑफ f चाहिए, ठीक है। देन b भी चाहिए, द डिस्टेंस b बिटवीन कैमराज, ये डिस्टेंस कितना होगा ये भी निकालना है आपको, f के टर्म में ट्राई करके देखिए, एंड द डिस्पेरिटी निकालिए। डिस्पेरिटी था मॉड x1 माइनस x2, तो x1 x2 निकालिए। टू ट्राई टू फाइंड आंसर इन टर्म्स ऑफ f, ये है, ठीक है। इसको कंटिन्यू करो, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में कल पूछेंगे। ठीक है सर। तो अभी ये किसका पेपर 2022 वाला पेपर था ना, CMI का? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, ओके। ठीक है तो सर, चलो जी, अब आई से आते हैं तो ठीक है सर, ये कल आगे कंटिन्यू करेंगे हम। हाँ Thank you. सर।